हेलो, यसका सह प्रकाशक पनि हुनुहुन्छ आदरणीय सुधाकर पाठकज्यू, यहाँलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि हाम्रो मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। नमस्कार। मैं अपना संबोधन हिंदी में रखूंगा। एपेक नेपाल के 27वें वार्षिकोत्सव पर, इसके स्थापना दिवस पर संस्था को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस संस्था के अध्यक्ष विश्व मोहन श्रेष्ठ जी, संयोजक आदरणीय राजेंद्र सलभ जी और यहाँ उपस्थित गणमान्य वरिष्ठ साहित्यकार सबको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि मैं इतनी महान संस्था के इस वार्षिक उत्सव में अपनी पूरे परिवार के साथ, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी का पूरा परिवार मेरे सामने बैठा हुआ है, उनके साथ यहाँ उपस्थित हो पाया हूँ और उसका गवाही हो रहा है। इसी संस्थान के लिए 27 वर्ष का समय बहुत बड़ा होता है। सामान्यतः संस्थाएं बनती हैं 1, 2, 3, 4 साल चलती है, 27 वर्षों तक निर्बाध रूप से इतनी सक्रियता के साथ इतने सारे बड़े वरिष्ठ लोगों के साथ जोड़कर चला पाना एक बड़ा काम होता है, जिस काम को आप लोग बखूबी कर रहे हैं। आप लोग सचमुच बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पूर्व की जो अनुभूति जिसका अभी लोकार्पण हुआ, इसकी मैं बात करूं, उससे पूर्व मैं करना चाहूंगा कि ये प्रतिज्ञा लघु कथा संग्रह जिस प्रतिज्ञा को मिला, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि ये नेपाली में है, मैं इसमें समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतनी चयन के बाद, अगर इतनी बड़ी प्रक्रिया के बाद इसका चयन हुआ तो उसमें सचमुच बहुत अच्छी लघु कथाएं इसमें सम्मिलित हुई होगी। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी भारत की ओर से मैं एक प्रस्ताव देना चाहूँगा, अगर एपेक इसको चाहे तो मैं इस पुस्तक को हिंदी भाषा में भारत में इसका प्रकाशन के अंदर करने का प्रस्ताव है। अगर आप अनुमति देंगे तो हम इसको एपेक को धन्यवाद देते हुए साभार इसका प्रकाशन हिंदी भाषा में हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की ओर से प्रकाशित करना चाहेंगे। मुझे लगा आपकी कर्तव्य ध्वनि है और मंच का अगर समर्थन मिलेगा, मेरे बहुत जी मेरे अनुज जो मेरी पत्रिका के संयुक्त संपादक भी हैं, वो नेपाल मूल के हैं, श्री राजकुमार श्रेष्ठ जी, ये इस कार्य को बखूबी कर पाएंगे मुझे लगता है। अगर अनुवाद में आप लोग सहयोग करेंगे अच्छा है, तो नहीं तो राजकुमार जी इस कार्य को करेंगे। हम इसको प्रकाशित करेंगे और धूमधाम से इसको प्रकाशित करेंगे। जब भी दिल्ली में कार्यक्रम हम अगला रखेंगे, उसमें इसका भी लोकार्पण करेंगे। अब मैं बात करता हूं अनुभूति की। इसका नाम इतना सुंदर अनुभूति, जिसका खुद को सुनकर कितनी बढ़िया अनुभूति लगती। इसकी परिकल्पना जहां से शुरुआत हुई, वो पीछे मेरे एक मित्र बैठे हैं, डॉक्टर धनेश द्विवेदी जी, जो भारत से हैं और वे यहाँ जो दूतावास है, भारत के दूतावास है, उसमें अधिकारी हैं। और इससे पहले गृह मंत्रालय भारत सरकार में आप कार्यरत रहे। हम कई वर्षों तक हम लोगों ने काम किया। जब वो नेपाल पहुंचे तो एक चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह का एक प्रस्ताव बनाया जाए, और नेपाल की एक बहुत बड़ी संस्था है, आदरणीय डॉक्टर सलभ जी का नाम लिया, उनका लिया, और हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगा कि इससे एक ऐसा अवसर था जिसको कोई भी व्यक्ति इसको छोड़ना नहीं चाहेगा। मुझे लगा कि इस कार्य को करने के लिए जब दोनों देश के 31 वरिष्ठ कवि इसमें सम्मिलित होते हैं और अनुवाद के माध्यम से जब ये पुस्तक छपके आएगी तो एक बड़ा कार्य होगा, तो मेरी सहमति मिली और हम लोगों ने मिलकर पूरी मेहनत के साथ बहुत सहयोग रहा है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग तो अनुवादक का होता है। मैं अनुवादक को बधाई देना चाहता हूँ, उनका आभार भी प्रकट करता हूँ। कितना बड़ा काम होता है कि हिंदी की नेपाली में, नेपाली से हिंदी में अनुवाद करना, बहुत बड़ा काम आदरणीय रश्मि शर्मा जी ने किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
तो इस पुस्तक की जो रूपरेखा थी, जिसकी परिकल्पना थी, उसका रूप ये था और ये विचार बनाया गया था कि हम इसका एक लोकार्पण काठमांडू में करेंगे और एक लोकार्पण हम इसका नई दिल्ली में करेंगे। तो पहला लोकार्पण यहाँ हो रहा है और मेरे सभी जो इसमें सम्मिलित लेखक हैं, प्रिय लेखक हैं, वो नहीं आ पाए हैं आज, क्योंकि कार्य दिवस होता है भारत में और छुट्टियों का समय है और इसमें बहुत सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी जुड़े हुए हैं और वहाँ लगातार बहुत कार्य का दबाव है। उस दबाव की वजह से सभी लोग नहीं सम्मिलित हो पाए। जितने भी लेखक, वरिष्ठ लेखक हैं, जो या तो सेवानिवृत्त हैं, वो पहुंच पाए हैं, लेकिन जो भी कार्यरत लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ आ नहीं पाए। मैं उम्मीद करूंगा कि वो सब लोग जब भारत में इसका लोकार्पण, भव्य लोकार्पण हम करेंगे, आप लोग सब लोग वहाँ पहुँचेंगे और हमें अवसर मिलेगा कि हम आपका वहाँ स्वागत कर पाएँ, तो हमारे सभी लेखक भी आपसे वहाँ मुलाकात कर पाएंगे। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो पुस्तक से संबंधित है, साहित्य को आगे बढ़ाना। ये जो दुनिया में जो मिसाइलें चल रही हैं, जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं, जो बम गिराए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर इन लोगों को जो गिराने वाले, इनको अगर साहित्य पढ़ा दिया जाए, कविताएं पढ़ा दी जाएं, तो ये युद्ध रुक सकता है। ये ऐसे असंवेदनशील लोग हैं जिनका कभी साहित्य से लेना देना नहीं रहा, जिन्होंने कविताएं कभी पढ़ी नहीं, जो साहित्य के नजदीक नहीं गए। साहित्य का पढ़ा हुआ व्यक्ति इतना संवेदनशील होता है, वो किसी चींटी को भी नहीं मारता, उसको पहले भी उसके मन में संवेदनाएं आ जाती हैं। तो मुझे लगता है अब इस बात से समझा जा सकता है कि साहित्य कितना पढ़ना कितना आवश्यक है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कार बनाने के लिए साहित्य को नजदीक ले जाना, उनको पढ़ाना क्यों आवश्यक है, जिससे हमारी जड़ें, हमारे संस्कार उन बच्चों तक, आने वाली पीढ़ी तक पहुंच सके और वो लोग ऐसे ना बन जाएं, ऐसे बन जाएं। ऐसा मैं भारत में कभी मंच पे होता तो मैं कहता कि अगर एक संवेदनशील व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, कविता का जानकार व्यक्ति, साहित्य का पढ़ा जानकार व्यक्ति अगर किसी देश का प्रधानमंत्री बनता है, मेरे देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी होता है। अगर मेरे देश का कोई संवेदनशील व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, कविता और साहित्य की जानकारी करने वाला व्यक्ति अगर वो राष्ट्रपति बनता, तो अब्दुल कलाम आजाद बनता है। अगर साहित्य पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर मेडिकल के क्षेत्र में चला जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में चला जाता है, तो उसके लिए उसके जो सामने बैठे हुए जो लोग, जो रोगी होते हैं, जिनका वो इलाज करता है, वो सिर्फ रोगी नहीं होते, वो इंसान होते हैं, व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं। उनको अगर एक वो इंजेक्शन भी लगाएगा तो उसके मन में वो पीड़ा रहेगी कि कहीं इसको पीड़ा तो नहीं हो रही है, इस पीड़ा के साथ उसको लगाएगा। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो किसी पद पर है, अगर वो संवेदना से जुड़ा हुआ है, अगर वो साहित्य उसने पढ़ा है, अगर वो पुल बनाएगा तो पुल बनाने से पहले ये सोचेगा कि कहीं इसके नीचे गिर ना जाए, इसके नीचे कुछ लोग कुचल के बढ़ तो नहीं जाएंगे। इस तरह के विचार के साथ चलेगा। तो साहित्य का कितना बड़ा महत्व है जीवन के अंदर, और उस कार्य को आप लोग कर रहे हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। और इस साहित्य के माध्यम से आप नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति को पूरे विश्व तक ले जा रहे हैं, और अनुवाद का काम तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। मुझे लगता है दो संस्कृतियों को साथ में जोड़ने का काम साहित्य ही कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस चयन प्रक्रिया में मुझे डॉक्टर सलभ जी ने बताया कि इसके अंदर बड़ी कठिन प्रक्रिया थी इसके चयन में। हो क्या रहा, मुझे जो हम लोग इतने वर्षों से काम करने के बाद ये महसूस कर रहे हैं कि साहित्य में कुछ भी लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं, इसकी कोई गुणवत्ता जांच के लिए कोई एजेंसी नहीं बनाई गई, कोई लिख रहा है और छप रहा है। वर्तमान समय में ऐसा ही हो रहा है। तो ये प्रक्रियाबद्ध तरीके से जो साहित्य छप कर आता है, तो आने वाली पीढ़ी को वो सही मार्गदर्शन करता है। लेकिन अगर चलता फिरता साहित्य अगर छप जाता है, तो आने वाली पीढ़ी आज से 10, 20, 50 साल बाद जब उस साहित्य को पढ़ेगी तो वो उसी को साहित्य मान लेंगे, तो वो भ्रमित भी हो सकती है। इसलिए जब भी साहित्य का प्रकाशन हो, जब भी पुस्तक का प्रकाशन हो, जब भी कविताएं पढ़े, एक गुणवत्ता
पूर्ण एक प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके माध्यम से जाना चाहिए, जिससे आने वाले जो पीढ़ियां जब इनको पढ़ेंगी साहित्य को तो उनको ये पता चले कि साहित्य ये है और सही साहित्य वहां तक पहुंचे। मैं बहुत लंबा वक्तव्य नहीं दूंगा, पूरा एक मंच है, मुझे तो एक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बुलाया गया। आपने बहुत सारा सम्मान दिया, मेरे साथ भारत से पधारे हुए बहुत सारे लोग यहाँ अभी बैठे हैं, किशोर श्रीवास्तव जी बैठे हैं, डॉक्टर नमिता राकेश जी बैठी हैं, राजकुमार श्रेष्ठ जी जो मेरी पत्रिका के संपादक हैं, डॉक्टर धनेश द्विवेदी जी हैं, श्री विनोद पारासर जी हैं, श्री विजय शर्मा जी जो संयुक्त संपादक हैं, मोनालिसा जी हैं, बहुत सभी लोग जो डॉक्टर विनीता शर्मा जी हैं, गरिमा संजय जी हैं, ये बहुत अगर इनको खंगाला जाए तो ये अपने आप में चलते फिरते एक संस्था है। व्यक्ति एक संस्था का रूप तब ले लेता है जब ये लोग अपने क्षेत्र में बड़े सक्रियता से काम करते हैं। सबूता मित्तल जी हैं, तो मैं आप सब लोगों को भी बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण पुस्तक में अपनी इसमें रुचि दिखाई, इसमें अपनी कविताएं दी और आज आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार और अपेक्स संस्था का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वास्तवै सुधाकर पाठकले भनेको जस्तो मिसाइलहरू समाउने हातमा कविता लेख्ने कलम भइदिएको भए संसार कति खुसी हुन्थ्यो होला। त्यो खुसीको माहौल त्यहाँ बन्दछ जहाँ शब्दसँग खेल्न सक्ने तागत रहन्छ। त्यो तागत बनाउनका निम्ति कविहरू यसरी लागिरहेका छन्, हामी जोडिरहेका छौँ भारतसँग, भारत जोडिरहेको छ हामीसँग। हामीलाई एकै ठाउँमा एउटै कित्तामा उभ्याउनका निम्ति साहित्यले कति भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि आजको यो सभा हो। भोलि नेपाली भाषाका कविताहरू भारतबाट आउनुहुने साहित्यिक संस्थाहरूले वाचन गर्नुहुनेछ नेपाली भाषामा। अघि त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र दाइले। अनि हिन्दी भाषाका कविताहरू नेपाली भाषी साथीहरूले वाचन गर्नुहुनेछ। कस्तो सुनिन्दो, एकपटक भोलि सुन्नुपर्छ, त्यो सुन्न कति रमाइलो हुन्छ होला। त्यो माहौल जानी नजानी भनिएका भाषाहरू कति सुन्दा प्रिय लाग्छन्। किन पनि प्रिय लाग्छन् भने त्यो कुनै पूर्वाग्रह हुँदैन, त्यहाँनिर प्रेम हुन्छ, सद्भाव हुन्छ, आत्मीयता हुन्छ। त्यो प्रेम सद्भाव र आत्मीयता भनेको चाहिँ साहित्यको अभ्यास गर्ने मान्छेहरूभित्र मात्रै हुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। सायदै भोलि त्यो एउटा समय फेरि हामी यसरी भेटघाट हुनेछौँ। यसै भन्दै हुनुहुन्थ्यो साहित्यले जोड्ने यसरी पुलको काम गर्छ। एउटा सुन्दर अवसर पनि दिनुभयो कथा सङ्ग्रहका निमित्त। यो पनि अर्को ठुलो कुरा हो। अवसरले अर्को अवसर निम्त्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले महसुस गऱ्यौँ। धेरै बोलिरहँदा पनि हामीले तोकेको समयभन्दा अलि पर जान सक्छौँ फेरि हामी। मलाई त्यतातिरको पनि पिरलो छ, त्यसैले मैले धेरै बोल्न हुँदैन। अब प्रमुख अतिथिज्यूका कुरा सुन्ने बेला भइसक्यो।